बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशनिंग। इससे पहले हम लोग जो कर चुके हैं वो क्लस्टरिंग के ऊपर कर चुके हैं। हम लोग वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के अंदर ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है। अब हम लोग उसको जो हम लोग बनाना चाह रहे थे, फ्रेगमेंट्स बनाना चाह रहे थे और उनको मल्टीपल साइट्स के ऊपर रखना चाह रहे थे, आज हमारा वो काम मुकम्मल हो जाएगा। अब करना ये है कि हम लोग जो फ्रेगमेंटेशन की तरफ जा रहे थे और उसके लिए जितने भी हम लोगों ने एल्गोरिदम्स लगाए, जितने भी हम लोगों ने पीछे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म की हैं, उसका जो मेन मकसद तो यही था कि हम लोग उसको किसी ना किसी फ्रेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते और वर्टिकल फ्रेगमेंट्स के अंदर कन्वर्जन की बात हो रही है। ठीक है जी। तो अगेन लाइक आई सेड बिफोर कि ये तमाम के तमाम टॉपिक्स आपस में लिंक्ड हैं। तो आपको जो अगर पार्टीशनिंग समझनी है तो इससे पहले आप लोगों को पिछले जो इसके लेक्चर्स हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है जी हमारा? अब ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग ये करें कि हम लोग इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं एट्रीब्यूट्स को, उन एट्रीब्यूट्स को जो कि जिनको एक जो है एक एप्लीकेशन के अंदर या उनको एक साथ एक्सेस किया जाना है। यानी ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि मिसाल के तौर पे आपके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, 3 एट्रीब्यूट्स हैं। तो अगर उसको कोई एक एप्लीकेशन यूज़ कर रही है या उसको उसका यूसेज जो है एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर ज़्यादा है, तो उसको हम लोग उसमें पार्टीशन में कर देते हैं या एक उसको फ्रेगमेंट में कर देते हैं। लाइक दिस थिंग वी आल्सो फ्रेगमेंट अदर पार्ट वो मेक अदर पार्टीशंस। ठीक है, और भी हम लोग पार्टीशंस बना लेते हैं इसी की बेस के ऊपर। उसमें हम लोग ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स दूसरे फ्रेगमेंट में भी इकट्ठे जो है वो एक्सेस हो रहे हैं। यानी कहने से मुराद ये है इस पूरी बात का, जो मैंने अभी भी आपको कही है, कि हम लोग उन एट्रीब्यूट्स को इकट्ठा कर लेते हैं एक साइट के ऊपर जिन्होंने इकट्ठे एक्सेस होना है फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन। जब भी मैं एप्लीकेशन की बात करता हूं तो इससे मुराद ये है कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा जो कह लें कि टास्क जो कि मुकम्मल हो रहा है बाय द एक्सेस ऑफ डीबी या बाय द एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड्स इन डीबी। ठीक है जी। तो अब वो किस किस को एक्सेस करना है वो तो डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। अच्छा, इसको मैं मजीद जरा डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने देखें आपके सामने, हम लोगों ने दो जो है वो क्लस्टर्स हमारे बने। एक हमारे पास बना टॉप एट्रीब्यूट और एक हमारे पास बने जो है यहाँ पे बी ए आएगा, ये गलती से टी बी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी ए आएगा बॉटम एट्रीब्यूट्स। ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास ये जो हैं वो दो क्लस्टर्स बने थे लास्ट टाइम जब हम लोगों ने बनाए भी थे। तो इसकी बेस के ऊपर हम लोग आगे मजीद चलेंगे। यहाँ पे आपको पता था कि यहाँ पे A1 था और इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास A3 था गालिबन, और देन A2 और A4 था। ठीक है, जो ऑर्डर इधर था वही ऑर्डर हमारे पास जो था वो हमारे पास इधर टपल्स के लिए था रो ऑर्डर। तो इस ऑर्डर को आप लोगों ने इसी को फॉलो करना है। अब यहाँ पे ज़रा कुछ छोटे से कीवर्ड्स हैं, इसको समझिएगा। अगर ये आपको समझ आ गई तो इसका मतलब है कि आपको ये रेस्ट लेक्चर के अंदर जहाँ जहाँ भी यूज़ होंगे वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या इसका मतलब क्या है। अब टी क्यू बेसिकली सेट ऑफ एप्लीकेशन दैट एक्सेस ओनली टी ए। अच्छा, ये वो तमाम की तमाम एप्लीकेशन होंगी, ये तमाम की तमाम जो सिर्फ टी ए को एक्सेस कर रही हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स। यानी टीए से मुराद ये होगा कि हम लोग जब भी उसके कोई चलें ये चीज़ मैं आगे बताता हूँ कि टीए और बीए हम लोगों ने कैसे स्पेसिफाई करना है कि टीए और बीए क्या है। ठीक है जी। तो अभी आप ये सिर्फ समझें कि जो टी क्यू है ना, ये सेट ऑफ एप्लीकेशन है दैट एक्सेस ओनली टीए, जो सिर्फ टीए को एक्सेस कर रही हैं। यानी ऐसी क्वेरीज जैसे आपके पास क्वेरी 1 क्वेरी 2 वो इस तरह आ रही थी जब हम लोगों ने लास्ट टाइम वो मैट्रिक्स बनाया था। तो वो किन किन एट्रीब्यूट्स को वो एक्सेस कर रही है, वो बेसिकली हम लोग अगर कहें कि अगर वो एक पर्टिकुलर क्वेरी जो है वो टीए को एक्सेस कर रही है तो दैट मीन्स उसको हम कैलकुलेट करके उसको इक्वल रख देंगे टी क्यू के। ऐसे ही वो तमाम की तमाम एप्लीकेशंस जो कि बीए को एक्सेस कर रही हैं, वो जो नीचे वाला क्लस्टर हम लोगों ने बनाया है, उन तमाम क्वेरीज को हम लोग उनकी बी क्यू के अंदर रखेंगे। और ओ क्यू हमारे पास सेट ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो कि दोनों को यानी टीए को भी और बीए को भी
एक्सेस कर रहे हैं, यानी कोई ऐसी क्वेरी हो गई जो कि जो टॉप एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी एक्सेस कर रही है और बॉटम एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी एक्सेस कर रही है, तो ऐसा मुमकिन है। उसको भी आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है आगे, ये फार्मूले में ये चीजें यूज होंगी। सी टी क्यू, देखिए वही चीज है, टी क्यू आपके पास, आपको पता है कि वो तमाम की तमाम एप्लीकेशन जो कि एक्सेस करती हैं टीए को, तो उसको हम लोगों ने नंबर दे असाइन कर देना है, यानी कि कितने नंबर ऑफ एक्सेसेस हैं उस एट्रीब्यूट्स की तरफ से, तो वो हम लोग उसको कह लेंगे ये सी टी क्यू है। कितने नंबर ऑफ एक्सेस हैं एप्लीकेशंस की बीए के साथ, बीए बॉटम एट्रीब्यूट्स जो हैं उनके साथ कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं या नंबर ऑफ एक्सेसेस हो रही हैं, उसको हम सीबीक्यू के इक्वल रखेंगे। और सीओ क्यू, नंबर ऑफ एक्सेसेस, ठीक है जी, जो कि बोथ के लिए है, ये ओ क्यू ही है और बी क्यू पीछे वाला ही है, टी क्यू भी पीछे वही है जो हम लोगों ने पीछे भी इस पे बात की है। जस्ट इसके साथ सी आया है, काउंट आया है, काउंटर आया है कि हम लोगों ने उसको काउंट करना है कि कितनी दफा उसके जो है वो एक्सेस किया गया। तो बड़ा आसान है ये। अभी ये बिल्कुल चीजें अभी मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन जैसे ही मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा आपके सामने, इसको करके दिखाऊंगा किस तरीके से इसको मैथमेटिकली आप लोगों ने परफॉर्म करना है, तो इनशाला ये आप लोगों को आसान लगेगा। अब फार्मूला ये है कि अगर आप लोगों ने इस तरीके से करना है तो आप सबसे पहले ये करेंगे कि सी टी क्यू मल्टीप्लाई करेंगे सी बी क्यू के साथ और माइनस कर देंगे उसको सी ओ क्यू के साथ, सी ओ क्यू स्केयर के साथ। होगा ये कि आप लोगों ने डायगोनल में जी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है जो मैट्रिक्स आप लोगों ने बनाया हुआ है क्लस्टर वाला, वो जो क्लस्टरिंग एफिनिटी मैट्रिक्स आप लोगों ने बनाया है, उसमें आपके डायगोनल के अंदर आप लोग बारी बारी एक पॉइंट रखेंगे और पार्टीशनिंग करने के बाद आप उसमें से ये सी टी क्यू और ये सी बी क्यू सी ओ क्यू का स्केयर ये फाइंड करके आप लोग उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो जी के को रखेंगे। अगेन ये सिर्फ फार्मूला भी बता रहे हैं, जब इसको अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये ज्यादा सही तरीके से आपको समझ आएगी कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली इसके अंदर। अब ये देखें वही बात, हमारे पास एक क्लस्टरिंग जो है वो क्लस्टरिंग एफिनिटी थी। अभी देखें इसके तीन तरीके हो सकते थे। एक तरीका ये कि आप इसकी बेस के ऊपर करते, यानी ऐसे आप लोग करते, ठीक है जी। इससे मुराद ये है कि आप लोग एट्रीब्यूट 1 को एक जगह पे रख रहे हैं, एक यानी अभी हम जो स्टूडेंट्स फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं ना, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के अंदर हम लोग दो फ्रेगमेंट्स बनाने में इंटरेस्टेड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि हम A1 को एक फ्रेगमेंट में रखें, फिर A2, A3 और A4 को एक फ्रेगमेंट के अंदर रख दें। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो कॉम्बिनेशन ये होगा, ठीक है जी। दूसरा ये हो सकता है कि हम A1 और A2 को एक जगह पे रखें, A1 A2 को एक जगह पे रखें, और उसके बाद हम क्या करें, A3 और A4 को हम लोग एक साइड पे रख लें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर है ना वो A1 के बाद A3 का आ रहा है, तो यहाँ पे मैं फिर A3 लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं A3, देन आपके पास A2 आएगा और देन A4 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास A1 और A3 को इकट्ठा किया और A2 फिर आएगा। ऑर्डर तो हम लोगों ने वही लेके चलना है। फिर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि हम A1 A3, ठीक है स्टूडेंट्स, A3 और A2 को हम लोग एक फ्रेगमेंट के अंदर रखें और जो रेस्ट वन फ्रेगमेंट है उसको एक साइड। तो यही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम लोग दो फ्रेगमेंट्स बना रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं बताऊंगा कि ज्यादा फ्रेगमेंट अगर बनाने हैं तो उसके लिए क्या करना है। तो अभी सिर्फ ये समझें, ये देखें आपके पास कॉम्बिनेशन 1 है, ये कॉम्बिनेशन 2 है, ये कॉम्बिनेशन 3 है। आप इसी तरीके से ये फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं कि एक जगह के अंदर आप एक फ्रेगमेंट के अंदर A1 रख दिया, बाकी एक फ्रेगमेंट के अंदर A3 A2 A4 रख दिया। या फिर ये हो सकता है एक फ्रेगमेंट के अंदर A1 और A3 रखा है और दूसरे फ्रेगमेंट के अंदर A2 और A4 रखा है। या तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि एक के अंदर A1 A3 A2 रखा और देन A4 रखा। फिलहाल करना ये है, आप लोगों ने ये तीनों काम करने हैं, यानी इन तीनों के लिए आपने वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब वो वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको भी बताने लगा हूं। अभी आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब ये शुरू की थी फ्रेगमेंटेशन, तो आपको याद होगा ये क्वेरी 1 है, ये क्वेरी 2 है, ये क्वेरी 3 है और ये क्वेरी 4 है।
और ये ऐसी क्वेरीज हैं जिसके अंदर एट्रीब्यूट किसी ना किसी तरीके से यूज हो रहे थे। मसलन क्वेरी 1 जो थी ये एट्रीब्यूट 1 को और एट्रीब्यूट 3 को यूज कर रही थी, लेकिन एट्रीब्यूट 2 और एट्रीब्यूट 4 को यूज नहीं कर रही थी। इसके बाद क्वेरी 2 जो है वो एट्रीब्यूट 2 को यूज कर रही थी, एट्रीब्यूट 3 को यूज कर रही थी। ऐसे क्वेरी 3 इसको 1 यूज कर रही थी एट्रीब्यूट 2 को, और उसके बाद सॉरी एट्रीब्यूट 2 को यूज कर रही थी और एट्रीब्यूट 4 को यूज कर रही थी। ऐसे क्वेरी 4 जो है एट्रीब्यूट 3 और एट्रीब्यूट 4 को यूज कर रही थी। फिर साइट्स थी कि कितनी दफा जो है वो किसी साइट के ऊपर एक्सेस को उसको किया जा रहा है एक पर्टिकुलर क्वेरी को। जैसे Q1 है तो साइट 1 पे 15 टाइम्स, साइट 2 पे 20 टाइम्स एंड साइट 3 पे 10 टाइम्स। आपको पता है, साइट्स का भी पता है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको रफ आइडिया दिया है। अब इसकी मदद से हम लोग कैलकुलेशन सारी की सारी परफॉर्म करेंगे, वो जो पीछे मैंने आपको बताई। अच्छा, अब मैं जरा इसको इरेज कर देता हूँ, ये जो मैंने नीचे कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। अभी हम ये जो स्लाइड के अंदर अभी जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो इसकी करने लगे हैं। A1 A3 को हम लोग एक फ्रेगमेंट में कंसिडर कर रहे हैं और A2 और A4 को एक फ्रेगमेंट के अंदर कंसिडर किया जा रहा है। तो मैं जरा इसको इरेज करता हूँ इरेजर की मदद से, ताकि यहाँ पे हमारे पास जो कैलकुलेशंस हैं वो आपको अच्छे तरीके से शो हो सके। अभी मैं यहाँ पे ये करता हूँ जी। अच्छा जी, ये भी हो गया। ओके, अच्छा जी। अब हम लोग, मैंने आपको कहा है कि हम लोग यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, हम लोग ये इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग वैल्यूज को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले टी क्यू की अगर बात करें तो मैंने आपको क्या कहा था, टी क्यू वो तमाम की तमाम एप्लीकेशंस जो कि टी ए को, अब यहाँ पे हमारे पास टी ए क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये टॉप एट्रीब्यूट्स देखें, जहां पे लाइन लगाई है ना, सॉरी मैंने इसको रेज नहीं किया, मैं इसको रेज कर देता हूं ताकि आपको सही समझ आए। आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स टी क्यू को समझना है कि टी क्यू आपने लाना कैसे है, ठीक है। तो टी क्यू जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो तमाम की तमाम एप्लीकेशन जो कि टॉप एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर रही हैं, ठीक है। ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। तो यहाँ पे आपके पास देखें तो हमारे पास है ये एट्रीब्यूट 1 और एट्रीब्यूट 3 है, ठीक है। ये हमारे टॉप एट्रीब्यूट्स बने हुए हैं। इस बॉक्स के अंदर अंदर देखना है आपने, ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये टॉप एट्रीब्यूट्स हैं, और ये जो नीचे है ना हमारे पास बॉक्स, ये हमारे पास बॉटम एट्रीब्यूट्स हैं। और ये कैसे बने ये आपको पता है, पीछे हम लोगों ने क्लस्टरिंग की है, क्लस्टरिंग की मदद से ये हमारे पास ये वाली चीजें आई हैं। अब इसको जरा गौर से समझिएगा। हमने ये देखना है कि हमारे पास टी क्यू क्या बनता है। टी क्यू मीन्स जो कि टॉप एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहे हैं। टॉप एट्रीब्यूट है A1 और A3। अब मुझे बताएं कौन सी ऐसी क्वेरी है जो A1 और A3 को इकट्ठा एक्सेस कर रही है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास कोई ऐसी क्वेरी नहीं है सवाए Q1 के जो कि A1 और A3 को इकट्ठा एक्सेस कर रही है। टॉप एट्रीब्यूट्स, ठीक है, टॉप एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, A1 और A3 है। यहां से हमें पता चला A1 A3 टॉप एट्रीब्यूट्स हैं, और सिर्फ क्वेरी 1 है जो कि टॉप एट्रीब्यूट्स को ये देखें इकट्ठा एक्सेस कर रही है। इसके अलावा A1 और A3 को कहीं पे भी इकट्ठा एक्सेस नहीं किया जा रहा। अगर किया जा रहा होता तो हम यहाँ पे कॉमा लगाते और एक और हम लोग यहाँ पे वो क्वेरी भी लिख देते। अच्छा, अब CTQ कैसे करना है। CTQ बेसिकली काउंटर है, एक्सेसिस है, नंबर ऑफ एक्सेसिस हमें साइट्स वाले टेबल से पता चलेगा। अब साइट वाला टेबल ये कहता है, यहाँ से देखें क्वेरी 1 की आपने सारी एक्सेस ले लेनी है, उसको मल्टीप्लाई 1 से करना है। 1 वाला भी मैंने आपको फैक्टर लास्ट टाइम बताया था। तो यहाँ पे देखें 15 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 1, उसको करके आपके पास फाइनल यहाँ पे आंसर आ जाएगा, और ये हमारा आएगा CTQ। अब CTQ निकल गया, अगला हमारा काम है CBQ। CBQ कैसे फाइंड करना है, वो मैंने आपको बताया था कि BQ बेसिकली वो है जिसमें वो तमाम की तमाम क्वेरीज या एप्लीकेशन जो कि जो बॉटम एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सेस इकट्ठा कर रही है। बॉटम एट्रीब्यूट्स आप कौन से हैं, A2 और A4। ये जो दो एट्रीब्यूट्स हैं A2 और A4, ये देखें ये वाले, ठीक है। A2 और A4 ये आपके पास बॉटम एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट्स देखें A2 और A4 को कहाँ पे इकट्ठा एक्सेस किया जा रहा है, तो आपको
ये देख के पता चलेगा A2 और A4 को इस क्वेरी के अंदर इकट्ठा एक्सेस किया जा रहा है, A2 और A4 को। तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगी क्वेरी नंबर 3। सो इसके क्वेरी नंबर 3 की यहाँ से हम लोग एक्सेस कैलकुलेट करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 1, 25 मल्टीप्लाई बाय 1, 25 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 75। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वो क्वेरीज फाइंड करनी है जो दोनों को एक्सेस कर रही हैं, जो दोनों को, यानी टॉप एट्रीब्यूट्स को भी और बॉटम एट्रीब्यूट्स को भी। अब मुझे बताएं, टॉप एट्रीब्यूट्स हमारे पास A1 और A3 हैं और बॉटम एट्रीब्यूट्स A2 और A4 हैं, तो हम लोगों ने वो इनमें से जो है वो फाइंड करनी है। अब टॉप एट्रीब्यूट्स हमारे पास ये देखें, तो यहाँ पे एक Q2 है, Q2 देखें किस किस को एक्सेस कर रहा है जी, A2 को एक्सेस कर रहा है। A2 बेसिकली पार्ट ऑफ टॉप एट्रीब्यूट्स है, सॉरी बॉटम एट्रीब्यूट्स है, जबकि A3 जो है वो हमारा पार्ट ऑफ टॉप एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये Q2 एक ऐसी क्वेरी है जो टॉप एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर रही है और बॉटम एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर रही है। ऐसे ही Q4 को अगर देखें तो ये देखें A3 को, A3 क्या है, टॉप एट्रीब्यूट, A4 कौन सा है, बॉटम एट्रीब्यूट, तो Q4 भी इसको एक्सेस कर रही है। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स जब OQ फाइंड करना है, COQ फाइंड करना है, तो आपने इन क्वेरीज को भी उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया, ये देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 1 Q2 के लिए, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इनको प्लस कर लें, और Q4 के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास ये आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा 8। अब फार्मूला आपको मैंने बताया, आपने Z कैलकुलेट करना है इसके लिए। ठीक है, अब ये जो Z कैलकुलेट हो रही है ना वैल्यू, ये इस क्लस्टर के हिसाब से हो रही है, यानी कि इस फ्रेगमेंटेशन के हिसाब से हो रही है कि जब आप लोगों ने A1 और A3 को एक फ्रेगमेंट में रखा है, A2 और A4 को एक फ्रेगमेंट के अंदर रखा है, तो आपकी ये वैल्यू फाइंड होगी। जस्ट आपने इसके अंदर पुट कर देनी है वैल्यू, CTQ की जगह पे आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय CBQ की जगह आ जाएगा 75 माइनस यहाँ पे 8 का स्केयर आ जाएगा, तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स आंसर आएगा 3375 माइनस 64। अच्छा, ये 3311 वैल्यू आई है Z की। ठीक है, अब आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको पहले लिख के बताए थे, पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है कि आप A1 को एक फ्रेगमेंट के अंदर रखें, A3 A2 4 को एक कॉम्बिनेशन एक फ्रेगमेंट में रखें, फिर आपका टॉप, अच्छा फिर आपका TA क्या होगा, अब मैं यहाँ पे आपको अगेन बताता हूँ वही बात। अभी आपने Z कैलकुलेट किया कि जब आपका A1 और A3 टॉप एट्रीब्यूट से और A2 और A4 बॉटम एट्रीब्यूट से। अब हम क्या करने लगे हैं, हम लोग ये करने लगे हैं कि यहां से यहां, यानी पहला कॉम्बिनेशन ये है, ठीक है जी, कि आपके पास ये यहाँ पे इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये जो A1 है ये आ जाएगा टॉप एट्रीब्यूट्स के अंदर, और A3 A2 और A4 जो है ये आपका कंसिडर किया जाएगा बॉटम एट्रीब्यूट। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखेंगे, तो आप लोग ऐसा यानी कि अगेन आप लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए भी Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर आपका जो अगला कॉम्बिनेशन होगा वो ये होगा कि आप A1 A3 A2 को एक फ्रेगमेंट के अंदर रखा, यानी ऐसे। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन आपका बनेगा ऐसे, और आपके पास ये वाला सारा का सारा पार्टीशन एक तरफ होगा, A4 वाली ये जो लाइंस हैं ये आपके पास एक तरफ होंगी। अगेन आप इसके लिए भी Z को कैलकुलेट करेंगे इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपके साथ इसको कैलकुलेट किया है, तो आपके पास जो है वो आंसर्स आ जाएंगे। ये देखें वही सारी की सारी ये मैंने आपको एनिमेशंस यहाँ पे दिखाई हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको कैलकुलेशंस अपनी सारी की सारी जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है उसकी, यानी इस कॉम्बिनेशन की इसको Z2 का नाम दिया है, तो वो 3311 आई है। और Z1 की अगर करते हैं कैलकुलेट, ठीक है, Z1 या बेसिकली ये वाले के लिए थी, तो उसके लिए हमारे पास 0 माइनस 45 स्केयर इसलिए कि वो उसकी जो COQ वैल्यू है वो 45 आई थी। ठीक है, और ऐसे ही आप जब Z3 फाइंड करेंगे, Z3 जब मैं कह रहा हूँ तो फिर आप इस पार्टीशन की बेस के ऊपर आपने Z3 फाइंड किया है, तो फिर आपके पास आंसर स्टूडेंट्स 0 माइनस 78 का स्केयर है। तो अब जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो Z2 की आई है। दैट मीन्स कि आपकी जो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन होगी वो ये होगी। अगर आपने दो फ्रेगमेंट्स बनाने हैं वर्टिकल, तो आइडियल फ्रेगमेंट्स ये हैं
कि आप A1 और A3 को एक जगह पे रखें, A2 और A4 को एक जगह पे रखें। नो आप लोगों ने स्टूडेंट्स फ्रेगमेंट्स बना लिए। अब आपका जो अगला काम है वो ये है कि आप लोगों ने इन पार्टीशंस को ये वही पार्टीशन हैं जो कि हम लोगों ने पीछे इनके नाम रखे थे। A1 को आपको याद होगा कि J नंबर था, और A2 जो था वो आपके पास J नेम है, A3 जो है वो बजट है, A4 जो है वो हमारे पास LOC लोकेशन है बेसिकली। एक चीज ये देखें, हमारे पास J नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हर पार्टीशन के अंदर आ रहा है। ये बेसिकली प्राइमरी की है। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि जब भी वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन करनी है तो प्राइमरी की जो है वो आपके हर एक टेबल के अंदर लाजमी आएगी। बाकी आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एज इट इज, जैसे हम लोगों ने पीछे फ्रेगमेंटेशन ये जो फाइंड की थी वैल्यूज, उसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने ये फ्रेगमेंट्स बनाए हैं। पहला फ्रेगमेंट देखें तो हमारे पास एट्रीब्यूट 1 है उसके अंदर और एट्रीब्यूट 3 है, जबकि दूसरा जो है उसके अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास एक जे नेम यानी कि जो कि एट्रीब्यूट 2 है, और एलओसी यानी कि एट्रीब्यूट 4 है। और क्योंकि प्राइमरी की हर एक के अंदर आएगी तो दैट्स वाई A1 जो एट्रीब्यूट है उसको आप लोग ऐसे ही रखेंगे। अब ये तो तरीका था कि अगर आप लोगों ने दो आप लोगों ने क्लस्टर बनाने हैं, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि सॉरी दो अगर आप लोगों ने इसके फ्रेगमेंटेशन बनानी है, लेकिन आप लोगों को एम वे पार्टीशनिंग भी करनी पड़ सकती है, तो फिर आप रिकर्सिवली के काम करेंगे। रिकर्सिवली के से मुराद ये है कि आप लोगों ने अभी जो फ्रेगमेंट्स बना लिए हैं, सेम प्रोसीजर आप इंडिविजुअल एक फ्रेगमेंट के ऊपर अगेन लगाएंगे वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन वाला, और आप देखेंगे कि इसको किस तरीके से आप लोग मजीद इसकी फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। रिकर्सिव ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली, उसको आप लोग परफॉर्म करते हैं और उसको जितने टाइम मर्जी। अभी तो देखिए हम लोगों ने एट्रीब्यूट थे हमारे पास 4, मुमकिन है 10 एट्रीब्यूट्स हों, 20 एट्रीब्यूट्स हों, तो वो इतना कम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाता है। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि हम एक प्रोग्राम ऐसा डिज़ाइन कर लें, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लें जो कि हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हो, ये सारी की सारी कम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। उसके ऑटोमेटेड तरीके से हमारे पास ये चीज़ें सारी की सारी परफॉर्म हो जाएं। ठीक है। तो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन वही बात है कि जब भी आप लोग फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो आपको पता ही है कि करेक्टनेस, कंप्लीटनेस और उसके जो रिकंस्ट्रक्शन इस तरह के रूल्स हैं वो तो हम लोग देखते ही हैं। तो करेक्टनेस ये है कि अगर हमारे पास एक रिलेशन आर है जो कि एट्रीब्यूट्स जो उसके ऊपर हमारे रखे हैं, कोई सेट ए है, ठीक है जी, एट्रीब्यूट का सेट है, और हमारे पास एक रिलेशन आर है, ठीक है, जो कि किसी भी एट्रीब्यूट सेट ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि एक रिलेशन के अंदर आपको पता है मल्टीपल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जिसको हम लोगों ने ए का नाम दिया, ठीक है, आर रिलेशन है, एंड की के जो कि हम लोगों ने पीछे जे नंबर रखा हुआ था, जनरेट्स द वर्टिकल पार्टीशनिंग, उसकी मदद से हम लोगों ने वर्टिकल उसके पार्टीशनिंग की। जबकि R1 हमारे पास आ गया, रिलेशन 1, R2 आ गया, और R अप टू RR तक हो गया। और इसके अंदर कंप्लीटनेस ये होगी कि आपके पास अगर आप उसको वापस उसका यूनियन लेते हैं, ठीक है जी, तो वो वापस जो है आपके पास अगेन वो सारे के सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इकट्ठे हो जाएं। यहाँ पे देखें तो जब आप लोग यूनियन लेते हैं, यूनियन इसलिए लिया जा रहा है, आपको याद होगा कि अगर वर्टिकल फ्रेगमेंट्स का यूनियन लिया जाए तो सिर्फ एक एट्रीब्यूट ऐसा होगा जो कि सब में मौजूद होगा, वो होगी प्राइमरी की। तो आपको पता है जब यूनियन लिया जाता है तो प्राइमरी उसको जो सब में कॉमन होता है या सब में मौजूद होता है एट्रीब्यूट, या इवन दो में भी मौजूद हो, उसको एक दफा ही लिखा जाता है। आपको याद होगा कि आप लोग जब 8 क्लास में या 9 क्लास में 10 क्लास में अगर आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि जब आप यूनियन लेते हैं तो ऐसा एलिमेंट जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होता है तो उसको हम लोग किसी एक दफा लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही होगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीटनेस रूल हुआ, ठीक है जी, कि आपके पास जब भी आप उसको दोबारा जो उसको यूनियन लेते हैं तो आपके पास वो जो एंड पे फ्रेगमेंट्स सॉरी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे सेम वही जो हैं एट्रीब्यूट्स वो आते हैं। तो उसके बाद हमारे पास अगला जो है रिकंस्ट्रक्शन है कि अगर आप उसका ज्वाइन करते हैं उसको उन तमाम के तमाम रिलेशंस को, रिलेशन जितने भी आप लोगों ने बनाए, क्योंकि जाहिर है पार्टीशन बन चुके हैं, तो उन पार्टीशंस को अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं बेस्ड ऑन प्राइमरी की, ये के इज द प्राइमरी की है, ठीक है, आप उनको अगर ज्वाइन करते हैं बेस्ड ऑन द प्राइमरी की तो आपके पास
वापस वही रिलेशन जो है एक पूरा का पूरा ओरिजिनल टेबल जिसको आप लोगों ने ब्रेक डाउन किया था वो बनना चाहिए. दिस इज रिकंस्ट्रक्शन रूल. एंड देन द लास्ट वन इज डिसजॉइंटनेस. डिसजॉइंटनेस से मुराद ये है कि तमाम के तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए. हाँ, लेकिन जो आईडीज है ना टेबल की जो कि प्राइमरी की हैं, हाँ वो जरूर ओवरलैपिंग होती हैं ताकि उसको जो रिकंस्ट्रक्शन है उसकी, या उसको कह लें कि जो उसकी लूजलेस कंप्लीटनेस कह लें या लूजलेस रिकंस्ट्रक्शन कह लें अचीव की जाती है कि उसमें से कोई डाटा जो है वो डिलीट ना हो. जो प्राइमरी की है उसके लिए एक्सेप्शन होती है, आपको पता ही है, मैंने बताया आपको, क्योंकि इसको आपने बाद में दोबारा अगेन अचीव करना होता है. टेबल अगर आपको बनाना पड़े तो आप वापस उसको ओरिजिनल टेबल की तरफ जाते हैं. ठीक है जी. तो आगे हमारे पास आ गया हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन. इसको अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो अभी के लिए अगर किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन आस्क.